यस, अपने अपने क्वेश्चंस बताइए। ओके, so there is a question. कृष्ण बेटा ऐसे नहीं, आई डोंट हैव बुक विथ मी ना। आपको जो क्वेश्चन करना है उसका फोटो खींच के क्रॉप करके उसको भेजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, ठीक है। ऐसे सर्च करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं आज नहीं, नेक्स्ट संडे, जिस दिन टेस्ट नहीं होगा। जब क्लासरूम जब बनती है बेटा उसमें टाइम टेबल मेंशन होता है, ठीक है। तो जिस दिन टेस्ट नहीं होगा उस दिन सैंपल पेपर डिस्कशन चलेगा। कल से इंटरनेट ही नहीं आ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टडीड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, द पीएच ऑफ ए सोल्यूशन इज 5, यानी एक सोल्यूशन है जिसका पीएच जो है वो 5 है। ऑब्वियसली ये सोल्यूशन क्या है, एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि इट्स हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज डिक्रीज्ड बाय 100 टाइम्स। इसका मतलब क्या हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, उस दिन मैंने आपको बताया था कि जब H प्लस आयन OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन से ज्यादा होगा सोल्यूशन में, तो वो सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। और जब H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कम होगा OH माइनस से, तो वो क्या होगा, बेसिक। तो यहां पे 100 टाइम्स डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, देखो जब भी हम कंसेंट्रेशन लेते हैं ना, पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं। क्या लेते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर कि ये एक सोल्यूशन है,
ठीक है, और इसमें H प्लस आयंस। ठीक है, तो अगर इसका हम पर यूनिट वॉल्यूम लें, फॉर एग्जांपल मान लो ये पर यूनिट वॉल्यूम यानी 1 मिलीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो एक पर यूनिट वॉल्यूम में जो है कितने H प्लस आयंस आ रहे हैं? टोटल 3H प्लस आयंस। लेकिन जैसे ही तुम इसको डाइल्यूट करोगे यानी और पानी मिलाओगे इसमें, ठीक है, तो क्या होगा कि जो पर यूनिट वॉल्यूम है वो घट जाएगा। यानी अगर पर यूनिट वॉल्यूम लो तो शायद एक H प्लस आयन आए। मतलब मैं ये एक थ्योरेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं। तो जब आप डिक्रीज करोगे यानी किसी चीज को डाइल्यूट करोगे, एसिड को डाइल्यूट करोगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम H प्लस आयन क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। और जब पर यूनिट वॉल्यूम H प्लस आयन डिक्रीज कर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी बेसिक। तो ऑप्शन विल बी बी। अब पॉइंट समझ में आ गया? न्यूट्रल है। टेन टू द पावर -5 इंटू 10⁻²। अच्छा, चलो अगर हम आंसर को ही कंसिडर करते हैं तो देखो यहां पे क्या है कि 100 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब जो पीएच है वो 5 से बढ़ेगा। ठीक है, इट विल इंक्रीज। ठीक है, यानी पर यूनिट वॉल्यूम जब H प्लस आयन डिक्रीज करेगा, जब H प्लस आयन डिक्रीज करेगा तो पीएच जो है वो बढ़ेगा। चलो अब यहां पे बढ़ेगा में हम दो ऑप्शंस देख रहे हैं। ठीक है, दो ऑप्शंस देख रहे हैं। एक ऑप्शन हमारा क्या है? बेसिक, जो पीएच जब बढ़ेगा, क्योंकि मोर एसिडिक में तो पीएच घट जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो न्यूट्रल भी हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रल का पीएच क्या होता है? 7। ठीक है, और बेसिक में 7 के अबव होता है, यानी 7 से ऊपर होता है। तो अगर हम मोर स्पेसिफिकली देखें और इन नंबर्स पे देखें, मींस अगर हम और थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट पे जाए, तो देखो जनरली होता क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ये बताया आप लोग के इस क्लास के लेवल पे, लेकिन अगर हम देखें तो जनरली पीएच का फॉर्मूला होता है -log ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। ये आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, -log ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन मतलब कि अगर pH 5 है तो वहां पे H प्लस आयन कंसेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻5। ठीक है, अगर pH 6 है तो वहां पे H प्लस आयन कंसेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻6। अगर pH 7 है तो वहां पे H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻�7। अब देखो 100 टाइम डिक्रीज कर रहा है, तो pH अगर 5 है तो इसका मतलब पहले उसका कंसेंट्रेशन 10⁻⁻5 है, और डिक्रीज जब होगा तो पावर 10⁻⁻2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻7। तो इसका मतलब pH क्या हो जाएगा? दैट विल बी 7। दैट मींस न्यूट्रल विल बी आंसर। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? हालांकि ये जो है उस लेवल का नहीं। ये आपने क्वेश्चन कहां से लिया बेटा? या आपके +2 मतलब जब आप 11th में जाते हो तब ये इस लेवल, या फिर IIT नीट का जब करते हैं? नहीं, 10th का है बेटा। कहां का है, कहां से लिया है? डाइल्यूशन तो आपके कोर्स में ही नहीं है ना, मतलब डाइल्यूशन, कंसेंट्रेशन एंड ऑल। हाँ वही सब है, मींस उसमें यही होता है, थोड़ा हायर लेवल का जरूर दिया होगा।
इधर उधर से जो पब्लिकेशंस होते हैं, प्राइवेट पब्लिकेशंस, उसमें यही होता है। उनको चेक वेक तो करना नहीं होता कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का है। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। इसके लिए, इसको आंसर करने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, that is minus log H plus ion concentration and the relation between the pH and the molarity, यानी किस कंसंट्रेशन में लिखा जाता है। तो अब ये सब चीज कोर्स का पार्ट तो है नहीं 10th के बोर्ड का, दिस इज नॉट इन योर कोर्स। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है? कृष्णा का क्वेश्चन। उन्होंने खुद इस लेवल, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं क्लास में। डाइल्यूशन 100 टाइम्स डाइल्यूट करने पे, 10 टाइम्स डाइल्यूट करने पे, इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में करवाया। हाँ, क्लास में नहीं करवाएंगे और उस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको भेज देंगे। चलो, हाँ कृष्णा, इसमें कौन से बेटा? टू कौन से बेटा? यहां पे तो सिर्फ पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा। आपने क्रॉप किया लेकिन उसमें क्वेश्चन नंबर नहीं आया है। कौन सा, ये सॉल्यूशन वाला या ये वाला? चलो मैं लिख दे रहा हूं 1, ये 2। अब इसमें कौन सा? पाई एक्स प्लस वाई। अच्छा, मींस राइट 4 सॉल्यूशंस, यानी इसका सेकेंड पार्ट यू वांट टू आस्क। ठीक है, हाँ देखिए, हमेशा याद रखिए जो पार्ट जिस फॉर्म में हो ना उसको वैसे ही, ताकि देखो मैं इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, अभी तो आप 9th में, लेकिन 10th बोर्ड में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करें। आपको क्वेश्चन नंबर 10 आता है तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करें, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 के 3 पार्ट्स हैं जिसमें आपको 2 और 3 अभी आ रहा है, फर्स्ट को आप बाद में अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो देखो उसको लिखा कैसे जाता है, सोल्यूशन 10 सेकेंड पार्ट आपने सॉल्व किया, सोल्यूशन 10 थर्ड पार्ट आपने सॉल्व किया। ठीक है, तो ये मेंशन करना बहुत जरूरी होता है स्पेसिफिकली। पॉइंट समझ में आ गया? तो इसकी आदत डालें फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो अब यहां पे कह रहा है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 के सॉल्यूशंस निकालो। तो इक्वेशन क्या है? पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब 4 सॉल्यूशंस निकालें। लेट अस मेक द टेबल नाउ। ये हो गया x, ये हो गया y। x को पहले 0 लिया तो पहला सॉल्यूशन आएगा 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा पाई इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 9। दैट विल गिव यू y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। अब y को 0 ले रहे हैं, और y इज इक्वल टू 0। तो अब ये हो जाएगा पाई x प्लस वाई की वैल्यू हमने क्या लिया? 0 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब पाई x इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 बाई पाई। तो x की वैल्यू हो गई 9 बाई पाई। थर्ड, x की वैल्यू हमने 1 लिया, तो फॉर x इज इक्वल टू 1, तो पाई x की जगह हम क्या करेंगे? 1, और y is equal to 9, that is pi plus y is equal to 9। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? pi इधर ट्रांसपोज होगा, that will be 9 minus pi। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 9 minus pi। अब आप x को -1 ले लो या y को 1 ले लो, it depends on you। For x
इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो x की जगह -1 पुट किया, प्लस y इज इक्वल टू 9। ये हो जाएगा -5 प्लस y इज इक्वल टू 9। दैट विल गिव यू y 9 प्लस 5, 9 प्लस 5, दैट्स इट। इसी तरह निकालते जाइए। ठीक है, ये वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है कश्यप, वेरी गुड। इसी तरह से क्वेश्चन देखो, यही फायदा होता है डाउट क्लियर। अब आई डोंट नो किसने आपको ये भेजा है, बट लेट अस सी दैट। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अब हम ये जानते हैं कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अगर है, ठीक है, तो वो ब्लू लिटमस को रेड तब करेगी जब वो एक्वस फॉर्म में, यानी कि वो एक्वस नहीं, हम कह सकते हैं यहां पे ये लिटमस जो होगा वो क्या होगा, लिटमस पेपर। बेसिकली लिटमस तो डाई है, वो पेपर पे चढ़ा हुआ होता है। तो ये अगर वेट होगा तभी ये हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl की जो गैस है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगी। तो अब यहां पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि अगर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की हम बात करें तो ये एसिडिक गैस है और ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगी, तो जाहिर सी बात है ब्लू लिटमस है, अगर ये सोल्यूशन फॉर्म में है या फिर पेपर पे है, तो ये अगर वेट है, पेपर अगर वेट है तो ये चेंज करेगा। तो उस सेंस में तो यहां पे इसको ट्रू होना चाहिए। ठीक है, कि अगर ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, यस। लेकिन अगर सोल्यूशन और वेट की बात कर रहा है तो यहां पे ये फॉल्स होगा, क्योंकि जब तक ये सोल्यूशन फॉर्म में नहीं होगा या फिर वेट नहीं होगा पेपर, तब भी। तो देयर इज अ कंफ्यूजन इन दैट। लेकिन इफ अकॉर्डिंग टू मी, अगर इस क्लास के लेवल पे देखा जाए, इतना ज्यादा स्पेसिफिक नहीं, तो इसका आंसर ट्रू होना चाहिए। वहीं समझ में आया। दूसरा, न्यूट्रल सॉल्यूशंस हैव अ pH ऑफ 0, और इसलिए मैं ट्रू के डिसीजन पे आ रहा हूं क्योंकि सेकंड क्वेश्चन है न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है उसका pH 7 होता है। ठीक है, तो pH 0 पे यहां पे ट्रू लिखा हुआ है, ये भी गलत है, यहां पे ये फॉल्स होगा आंसर। तो इस सेंस में मेरा यहां पे ये करेक्शन है कि यहां पे आंसर ट्रू होना चाहिए, क्योंकि अगर यहां मिस्टेक है तो यहां भी मिस्टेक हो सकती है, और इसीलिए क्वेश्चन फॉर्मुलेशन में टीचर को बड़ा ध्यान देना चाहिए। अब यहां पे कंफ्यूजन है, पॉइंट समझ में है? तो अकॉर्डिंग टू मी यहां पे क्या होना चाहिए, दैट इज ट्रू, और यहां पे क्या होना चाहिए, फॉल्स। ये भी उसी का क्वेश्चन है। हाँ, तो जाके डोंट टेक माई नेम, और मींस आप अपनी तरफ से टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इस क्वेश्चंस को जरा देखिए, और प्लीज जो क्वेश्चंस हैं तो उसको एक बार प्रूफ रीड कर लिया जाए। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि मिस्टेक मुझसे नहीं होती, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, प्रूफ रीड कर लीजिए ताकि हम लोग के पास क्वेश्चंस आए तो कम से कम हम लोग कंफ्यूज ना हो और हम लोग के कॉन्सेप्ट्स खराब ना हो। जनरली क्या होता है कि कट पेस्ट मार के फौरन सेंड किया, उसको देखा भी नहीं जाता। ठीक है, अब जैसे हमने जो स्टडी मटेरियल जो अजीजा के लिए लिया है उसको कई बार हमने क्या किया, इज इट प्रूफ रीडेड। अब मिस्टेक तो किसी भी से भी हो सकती है, ये नहीं है, लेकिन ऐसी मिस्टेक नहीं होना चाहिए जो ब्लंडर हो, जिससे कॉन्सेप्ट बच्चों का गड़बड़ हो जाए। ग्रामेटिकल मिस्टेक, टाइपिंग एरर, वो तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम बदल जाए, बच्चे का कॉन्सेप्ट खराब हो जाए, ऐसी मिस्टेक्स उसमें नहीं होनी चाहिए। तो उन लोगों ने एश्योर किया, नहीं सर ऐसा नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा हम लोग प्रूफ रीड करके रखते हैं। मैंने कहा ठीक है, ओके। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग जब पढ़ें, आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन लगे, कोई ऐसा लगे अरे यार ये तो गलत लग रहा है, या फिर सर को बताते, वो जरूर मुझे बताइए। क्योंकि देखो मैं पढ़ूंगा, मैं कितने सारे नोट्स पढ़ सकता हूं, लेकिन आप लोग तैयारी करोगे तो आप लोग रोजाना तो नहीं, लेकिन जब वो चैप्टर कंप्लीट करोगे तो कम से कम नोट्स को रीड करोगे, तो इससे एक और प्रूफ रीडिंग हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि हाँ
करेक्ट है या इनकरेक्ट है? पॉइंट समझ में आ गया? हाँ, और कोई क्वेश्चन? यस यस, गलत है। और वो पिछला वाला भी जो क्वेश्चन था उसमें भी वही था। जब तक मैं आपको ये फॉर्मूला ना बताऊं, माइनस लॉग H plus ion concentration, this is the formula to calculate the pH, its value। तो तब तक आप उसको, यानी जब डाइल्यूशन होता है भाई 100 टाइम्स डाइल्यूट किया, समझ रहे हैं? तो डाइल्यूशन का भाई आपको बताया गया कि सिर्फ जो कोर्स में है, जब आप +2 लेवल पे जाएंगे तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। मोल रेशियो मतलब देखो, मोल जनरली क्या होता है, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें तो वो क्या होता है, जो भी दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक तो मास और एक होता है नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पे मैंने फॉर एग्जांपल एक पेट्रो डिश लिया और यहां पे मैंने कैल्शियम लिया। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास 40 हो। ठीक है, तो ये तो कैल्शियम का एटॉमिक मास तो फिक्स है ना, लेकिन यहां पे जो आपने कैल्शियम लिया है वो क्या है? 100 ग्राम। क्या है? 100 ग्राम। तो जब हम मास के लेवल पे लेते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन बाय गिवन मास, कितना है वो, अपॉन मोलर मास। और मोलर मास का मतलब क्या होता है? जब इस कैल्शियम एटम के आप 1 मोल एटम लोगे तो उसका जो मास आएगा वो होगा मोलर मास, जो कि फिक्स होगा। तो मोलर मास क्या होगा कैल्शियम का? सिंपल, जो उसका एटॉमिक मास होता है उसके यू की जगह हम जी लगा देते हैं, पर मोल। तो ये हो गया हमारा मोलर मास। तो गिवन मास तो वेरी कर सकता है ना, कभी आपने 100 ग्राम कैल्शियम लिया, कभी 120, कभी 10 ग्राम, लेकिन जो मोलर मास होगा वो कैल्शियम का फिक्स होगा। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 0 0, तो कितना हो गया? 2.5 मोल्स। यानी 100 ग्राम कैल्शियम में 2.5 मोल्स होंगे। अच्छा, वही वही है उनके मोल्स का रेशियो। अच्छा, तो ये तो हो गया मोल। अब आपके क्वेश्चन जो है, इसीलिए देखिए क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए यहां पे जो क्वेश्चन है तो क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, प्रोड्यूसिंग व्हाट? H2 प्लस O2। ठीक है, दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड, यानी ये जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, इनके मोल्स का रेशियो क्या होगा? तो हम ये जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम और ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या होता है? हाइड्रोजन इज ऑलवेज डबल ऑफ ऑक्सीजन। पॉइंट समझ में आया? ठीक है,
अब यहां पे अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमें हाइड्रोजन की जगह क्या लगाना पड़ेगा 2, क्योंकि यहां पे 2 2 4 हाइड्रोजन एटम है, यहां भी 4 हाइड्रोजन एटम और यहां पे 2 ऑक्सीजन एटम। तो अगर देखो तो 2 मोल, देखो 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या रिलीज कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। तो 10 वाटर मॉलिक्यूल क्या रिलीज करेंगे, क्या रिलीज करेंगे, 10 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यस और नो? इसी तरह 100 वाटर मॉलिक्यूल्स कितना रिलीज करेंगे, 100 हाइड्रोजन प्लस 50 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यस और नो? बताइए। ठीक है, तो n वाटर मॉलिक्यूल्स मींस कितना रिलीज करेगा, n हाइड्रोजन प्लस n/2, सॉरी n/2 ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन उसी का हाफ होता है। तो जब n/2 का आप रेशियो लोगे तो कितना आएगा, 2:1 आएगा मोल्स। तो यहां पे रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। इज दैट क्लियर? जैसे मैं आपको बताता हूं इसको कैसे स्टडी किया जाता है। मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, प्रोवाइडेड द रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। पॉइंट समझ में? तो यहां से क्या पता चला, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक कार्बन ऑक्साइड दे रहा है, तो 10 कार्बन और 10 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 10 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल देंगे। तो 5 मोल कार्बन प्लस 5 मोल ऑक्सीजन हमें 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। दैट्स इट। मींस यहां पे जो ये कोफिशिएंट होता है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कृष्णा विच वन, ये वाला? ओके, देखो अब यहां पे हम रेशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। देखो यहां पे क्या कह रहा है, अगर x की वैल्यू 9 - 4√5 है, 4√5 तो इरेशनल नंबर हो गया, तो आप x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लिया। अब देखो x की वैल्यू तो दी हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले हम 1/x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 1/x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/9 - 4√5। तो अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो हम 9 प्लस 4√5 और 9 प्लस 4√5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 9 प्लस 4√5, ऊपर तो यही रहेगा क्योंकि जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी क्या देगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4√5, दैट विल गिव यू 9 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81। 4√5 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 4√5 इंटू 4√5। तो देखो 4 4 जा 16 हो गया, √5 इंटू √5 5 देगा, तो 16 5 जा 80। तो यहां पे क्या आ गया, 80। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4√5 अपॉन 1, मींस दैट इज गोइंग टू गिव यू 9 प्लस 4√5। तो यहां पे 1/x हमने कैलकुलेट कर। नाउ अब वैल्यू निकालेंगे, तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू है 9 - 4√5 प्लस 1/x अभी हमने कैलकुलेट किया 9 प्लस, ठीक है, 4√5। ठीक है, तो देखो -4√5
प्लस 4√5 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 18। कोई डाउट? यहां पे रेशनलाइज, इस टाइप के क्वेश्चंस जब ये दिया होगा इर्रेशनल नंबर, तो यहां पे हम रेशनलाइजेशन को अप्लाई करेंगे। कोई डाउट? यस, और कोई क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 2 डिजिट नंबर। देखो 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने उस दिन बताया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, लेट द यूनिट प्लेस digit px, let the tens place digit be y। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हम देखें तो एक तो यहां पे सम ऑफ द डिजिट्स दिया हुआ है, एक सिचुएशन दी हुई है। दूसरा कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। यानी दो सिचुएशंस हमें दी हुई है। ठीक है, तो दो सिचुएशंस का मतलब क्या हो गया, दो इक्वेशंस। अब यहां पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें ओरिजिनल नंबर, सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया था, ओरिजिनल नंबर बनाना। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस पे y है तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। नेक्स्ट रिवर्स डिजिट नंबर बनाना, रिवर्स डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब दो इक्वेशन बनानी। सबसे पहले क्या, डिजिट्स का सम 9 है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर यानी 9 टाइम्स ऑफ 10y प्लस x is twice the number obtained by reversing the digit, twice the number obtained by reversing the digit। अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x, ये हो जाएगा 20x प्लस 2y। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 88y, 20x इधर आ जाएगा तो दैट विल गिव यू माइनस 11x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 11 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 8y माइनस x इज इक्वल टू 0। तो 8y माइनस x इज इक्वल टू 0, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। या फिर यहीं से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं 8y इज इक्वल टू x, या तो आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह सॉल्व कर लें। ठीक है, या फिर 8y इक्वल टू x यानी x की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए तो देखो क्या मिल जाएगा, मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूं। तो ये मिल जाएगा हमें 8y प्लस y इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स 9y इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू आ गई और x क्या है 8y है, x क्या है 8y है तो ये हो जाएगा 8 इंटू, देखो क्यों किया यहां पे, क्योंकि हमें यहां पे एक एडवांटेज मिल गया कि इक्वेशन 0 के बराबर आ रही है तो इसीलिए हमने इसको x के वैल्यू में करके डायरेक्टली यहां पुट कर दिया। हमें वहां पे सबट्रैक्टिंग और 1 एंड 2 ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? यस कश्यप, क्लास 10 स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो अब यहां पे 8 इंटू 1 कर देंगे, आ जाएगा 8। अब हमें नंबर निकालना है, तो नंबर क्या था? 10y प्लस एक्स। नंबर क्या था? 10y प्लस एक्स। y की वैल्यू कितनी आई है? 1, x क्या है? 8, तो नंबर इज 80। कोई डाउट? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्यों नहीं हो रहा है? चलिए यहीं पे देख लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट कॉपी क्यों नहीं कर रहा है। देखिए यहां पे क्या बोल रहे हैं? अ डेंटिस्ट मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब देखो डेंटिस्ट क्या होता है? उसको दांत को देखना है। दांत जब वो देखे तो उसके मिरर में, डेंटिस्ट मिरर होता है, आपने देखा डेंटिस्ट मिरर? यानी जब वो, जाहिर सी बात है डेंटिस्ट अंदर दांत होते हैं तो अंदर का जो एरिया होता है वो कैसे देगा? देखिए ये होता है डेंटिस्ट मिरर, ठीक है। अब इस डेंटिस्ट मिरर में जो आपके दांत हैं, देखिए ये जो आपके दांत हैं, ये जो साइज है उससे छोटे दिखने चाहिए या बड़े दिखने चाहिए? बड़े दिखने चाहिए। तो बड़ा दिखे, और अगर डेंटिस्ट इसको विजुलाइज करे तो जैसा दांत है उसी ओरिएंटेशन में दिखना चाहिए या उल्टा दिखना चाहिए? यानी इरेक्ट दिखना चाहिए या इन्वर्टेड दिखना चाहिए? इरेक्ट दिखना चाहिए। तो ये बताओ कौन सा मिरर होता है जिसमें वर्चुअल इमेज, क्योंकि इरेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल इमेज हो और मैग्नीफाइड हो, कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर? यस श्वेता, वर्चुअल इमेज हो लेकिन मैग्नीफाइड दिखे, यस दैट विल बी कॉनकेव। तो इसका मतलब जो डेंटिस्ट मिरर होता है वो क्या होता है? कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है डेंटिस्ट मिरर विच इज अ कॉनकेव मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 सेंटीमीटर। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका क्या है? 3 सेंटीमीटर। तो ये बताए रेडियस ऑफ कर्वेचर -3 लिया जाएगा या +3 लिया जाएगा? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए आपको पोल से लेफ्ट आना पड़ेगा। कश्यप भी प्लस बोल रहे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के पोल से लेफ्ट आना पड़ेगा, -3 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला? हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड फ्रॉम ए स्मॉल डेंटल कैविटी टू गिव अ वर्चुअल इमेज ऑफ द कैविटी
दैट इज मैग्निफाइड 5 टाइम्स। यानी कितनी दूर वो रखा जाए, यानी वो दांत मिरर, यानी कि हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस फ्रॉम ए स्मॉल डेंटल कैविटी, यानी कैविटी से मिरर कितना दूर रखा होना चाहिए ताकि एक वर्चुअल इमेज मिले, और वो कैसे मिले? मैग्निफाइड। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या निकालना है? व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना। मैग्निफिकेशन कितना है? मैग्निफिकेशन कितना है? 5 टाइम्स। तो हमें क्या निकालना है? डेंटल कैविटी मिरर से कहां रखी जाए ताकि वर्चुअल इमेज मिले। तो यहां पे हमें क्या निकालना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी डेंटल कैविटी की डिस्टेंस निकालनी है हमारे पास सिर्फ आर। तो सबसे पहले हम आर से क्या निकालेंगे? एफ। एफ क्या होता है? दैट इज आर बाई 2। तो इसका मतलब -3/2, दैट मीन्स -1/5, 1.5 सेंटीमीटर। यहां पे इमेज की कोई हाइट तो दी नहीं हुई है, ठीक है, कोई हाइट तो दी नहीं हुई है। अब मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, तो मैग्निफिकेशन या तो -v/u होता है या तो hi/h0 होता है। तो यहां पे hi यानी इमेज की हाइट, ये सब तो दिया नहीं है ना, h0 दिया है। u हमें निकालना है, f निकाल चुके हैं ना, v हमें दिया हुआ है। तो फिर कैसे निकालेंगे? हाउ? देखो यहां पे v भी हमारे पास नहीं है, u भी नहीं है, hi भी नहीं है, h0 भी नहीं है, चारों नहीं है। दूसरा, फोकल लेंथ हमने निकाल लिया, ठीक है, मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, यानी ये जो डिस्टेंस है ये 1.5 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली डेंटल कैविटी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए। मींस द डेंटल कैविटी मस्ट बी प्लेस, डेंटल कैविटी मस्ट बी प्लेस्ड between F and P of the mirror. नहीं बे, V कैसे निकालोगे? हाउ? ये चारों नहीं दिया हुआ है। देखो अब यहां पे क्या बोला है? hi/h0 5 सेंटीमीटर, 5 है, ठीक है। तो बेटा u तो निकालना है आपको, कश्यप। यस, वेरी गुड। देखो यहां पे क्या है? hi/h0 क्या है? 5 दिया हुआ है, या फिर -v/u क्या हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें u निकालना है। तो यहां से हमें क्या रिलेशन मिल रहा है? यहां से हमें रिलेशन मिल रहा है, दैट इज -v इज इक्वल टू 5/5u, या फिर u इज -v/u, ठीक है, u इज -v/u। अब यहां पे अगर हम कैलकुलेट करें तो v जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। v क्या होगा? इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो अगर हम यहां से कैलकुलेट करें इसको, देखो u अगर हमने -x लिया, तो मान लो u हमारा जो है वो -x है, ठीक है, एंड -v इज
5 times of u. That means minus v is 5 times of minus x. That means minus v is minus 5x. ठीक है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 5x. नाउ 1 by f इज इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by u. ये क्या हो जाएगा? माइनस 1.5 इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है? 5x और u की वैल्यू कितनी है? माइनस x. ठीक है, अब यहां पे इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1 बाई 5x माइनस 1 बाई x. ये हो जाएगा माइनस 1.5 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? दैट इज 5x. दैट विल गिव यू 1 माइनस 5. तो ये हो जाएगा माइनस 5x अपॉन 1.5 इज इक्वल टू माइनस 4. माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 इंटू 1.5 अपॉन 5, दैट इज 0.3. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1.2. ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमें 5 गुनी बड़ी इमेज चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को यानी डेंटल कैविटी को मिरर से 1.2 सेंटीमीटर अवे रखना पड़ेगा. ठीक है, यहां पे देखो, क्योंकि u और v नहीं मालूम था लेकिन मैग्निफिकेशन दिया था, तो u और v का रिलेशन निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे. जैसे u को हमने माइनस x मान लिया, ठीक है, फिर v की वैल्यू निकाल ली और पुट किया और x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और x की वैल्यू आ गई हमारी 1.2. तो जाहिर सी बात है u क्या हो जाएगा? u इज minus x, that means minus 1.2 centimeter. Is that clear, श्वेता? नहीं तो यहां पे u x की वैल्यू आई है ना, ये x की वैल्यू आई है, तो जब u को निकालेंगे तो u तो माइनस x होगा, तो देखो माइनस x आया ना, ये तो x की वैल्यू है, दैट इज अ वेरिएबल. समझ में आ गया? Any more question? Okay then. Stay home. Stay safe. Goodbye.